आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसका नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। जैसा कि आजकल हर ट्रेडर ही प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है, लेकिन कुछ नए ट्रेडर का ये डाउट बना रहता है हमेशा, या फिर उनके मन में एक कंप्लेन बनी रहती है कि उनके प्राइस एक्शन वर्क नहीं करते, फेल होते रहते हैं। जैसे सपोज उन्होंने एंट्री की तो फौरन मार्केट रिवर्स हो जाती है, या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट सीधा टारगेट तक पहुंच जाती है। बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है ये प्राइस एक्शन का ही एडवांस फॉर्म होता है। BOS बॉस भी कहते हैं इसे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चॉच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सप्लाई एंड डिमांड जोन, FVG मींस फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक। ये जितनी भी चीजें हैं इनको आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा। इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनको देखने समझने के बाद आपको लगेगा कि आपको ये पता थी, लेकिन आप इनको अब तक देसी नाम से जानते थे, लेकिन इसकी टेक्निकल टर्म्स आपको नहीं पता थी। स्मार्ट मनी का कोर्स में आपको फ्री में करवाऊंगा। जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं और वाकई में ही वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। अब जैसा कि ये कोर्स फ्री है तो लोग इसकी कदर वैसे तो करेंगे नहीं, तो ऐसे लोग चाहें तो पेड कोर्स से भी सीख सकते हैं। पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपका नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा प्राइस एक्शन को देखने और समझने का। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी उन लोगों के फंड को कहा जाता है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बैंक या कोई बड़े फंड हाउस वगैरह होते हैं जो हजारों करोड़ों में ट्रेड करते हैं। इतना सिंपली आप समझ लें। बेसिकली ये माना जाता है कि यही मार्केट को रन करते हैं, लेकिन इसमें प्राइस एक्शन से हटके ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसमें नाम थोड़े हैवी दे रखे हैं। एक बार आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, मजीद आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा मार्केट को समझने और ट्रेड करने में, एंड आप ट्रैप होने से भी बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस, आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स। आज हम स्मार्ट मनी ट्रेडिंग को स्टार्ट से लेकर एडवांस तक समझेंगे, एंड इस कंसेप्ट को मैंने दो चैप्टर में डिवाइड किया है। पहले चैप्टर में हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर मींस के स्विंग्स, हाई या लोस, मार्केट चार्ट पे हमें जो भी प्राइस का एक्शन नजर आता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चॉच, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, एंड दूसरा चैप्टर जो हमारे पास है वो एंट्री मॉडल है। एंट्री मॉडल में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को सीखेंगे। सप्लाई एंड डिमांड जोन में भी दो टाइप्स होती हैं, रिवर्सल सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड कंटिन्यूएशन सप्लाई एंड डिमांड जोन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री मॉडल होगा वो फेयर वैल्यू गैप मींस FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक, और चौथे नंबर पे जो है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होगा। गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन को देखेंगे मेजर टाइम फ्रेम पे, और मेजर टाइम फ्रेम में अगर तो मार्केट की अगर अप ट्रेंड की बात की जाए तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी तो आपके जो लास्ट हाई होंगे उनको ब्रेक करते हुए जा रही होगी ऐसे। तो अगर मार्केट ऐसे चल रही हो आपके लास्ट हाईस को ब्रेक करते हुए, और जो आपके लास्ट लो है हायर लो देते हुए जा रही है, मतलब एक लो से नेक्स्ट जो लो होता है वो प्राइस हाई लगा रही है, और जो हाई है प्राइस उनको ब्रेक करते हुए हायर हाई बनाते हुए अपसाइड जा रही है। तो ये मेजर टाइम फ्रेम मतलब हायर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऐसे अप ट्रेंड में है। इसमें एक चीज आपने मस्ट जो है ना वो नोट करनी है कि जो करेक्शन वेव है ना, प्राइस जो डाउन साइड में आती है, ये जो प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आए वो छोटे टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पे आपका एक ट्रेंड नजर आ रहा हो आपको कि प्राइस आपको ऐसे कुछ ऐसे ट्रेंड में चल रही हो, आपकी करेक्शन वेव जो है वो कुछ ऐसे ट्रेंड में चल रही हो। इसी तरह बेरिश सिनेरियो में डाउन साइड में है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, वो आपके जो आपने स्विंग्स को देखना है, स्विंग्स को देखते हुए जो उसका आइडिया लगाएंगे, प्राइस जो भी एक्शन करती है उसके स्विंग्स को देखेंगे। अगर प्राइस अपने लोस को ब्रेक करते हुए चल रही है और हाई जो है उनको स्टे कर रही है, मतलब कि ये जो आपका हाई था, मजीद मार्केट ने जो हाई लगाया वो लोअर हाई था, अगेन लोअर हाई, और डाउन साइड स्विंग्स को अगर आप देखते हैं तो प्राइस आपके लोस को ब्रेक करते हुए जा रही है, तो ये आपका डाउन ट्रेंड होगा। तो इस डाउन ट्रेंड में आपने ये देखना है, इस डाउन ट्रेंड में कि प्राइस जब करेक्शन करे लोअर टाइम फ्रेम पे आपने ये देखना है कि प्राइस ऐसे आपको अप ट्रेंड में नजर आती हो। जब करेक्शन करने आ रही हो तो प्राइस आपकी इस तरह से आपको कोई अप ट्रेंड शो करवा रही हो, आपको अप ट्रेंड दिखा रही हो। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास है वो ट्रेंड है साइड ट्रेंड, मतलब साइड वे ट्रेंड जो होता है, उसमें मार्केट आपको सेम लेवल
पे स्विंग्स दे रही होती है। जो प्राइस एक दफा हाई एंड लो बनाती है, उसके बाद मजीद जो हाई लो देती है प्राइस, वो आपके सेम पॉइंट्स पे देती है। अगर डाउन साइड आती है तो आपके उसी सेम प्राइस पे, और अगर अपसाइड भी जाती है तो उसी सेम प्राइस पे आपको स्विंग्स देती है। मींस कुछ ऐसे डाउन साइड आती है तो सेम, और अप साइड भी जाती है तो सेम। इसमें आपने क्या करना होता है, अगर मार्केट ऐसे है हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपने वेट करना है कि प्राइस आपके इसी हायर टाइम फ्रेम को या तो डाउन साइड ऐसे ब्रेक कर दे, और या फिर प्राइस अप साइड में ब्रेक कर दे। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे मस्ट वॉच करनी है अगर प्राइस जो है वो आपके साइड ट्रेंड में हो। मार्केट स्ट्रक्चर में नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल कौन से होते हैं? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर टाइम फ्रेम मेजर ट्रेंड अगर आपका अप है, मींस के प्राइस अगर इस तरह से लो के बाद हाई एंड हायर हाई लगाते हुए जा रही है, तो आपके इस अप ट्रेंड में जो ये आपके लोज हैं एंड हायर लोज जितने भी लग रहे हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग लेवल माने जाएंगे, और जो आपके हाई एंड हायर हाई होंगे ये आपके वीक लेवल माने जाएंगे। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस इस तरह से लो को ब्रेक करते हुए जा रही है डाउन साइड में, तो जो आपके हाईज होंगे, ये वाले जो आपके हाई हैं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल माने जाएंगे, और जो आपके ये लोज हैं ये वीक लेवल माने जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप्स हैं। अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल्स कौन से होते हैं? मींस के अगर हमारे पास मेजर टाइम फ्रेम पे दो स्विंग्स लगते हैं, ऐसे ये दो स्विंग लगे, अगर आप इनको यहाँ पे देखें, हमारे पास ये एक लो था, ये एक हाई था, इनके बीच में जो भी लेवल्स बनेंगे, मींस के इनके बीच में अगर इस तरह से ये लेवल्स बनते हैं, प्राइस ऐसे करते हुए डाउन साइड आ रही है, उसके बाद अगेन प्राइस जो है वो ऐसे अप साइड में निकलती है, अगेन इस तरह से कुछ स्विंग्स लगाते हुए डाउन साइड में आती है, और फिर से अप साइड में निकलती है ऐसे। तो हमारे पास ये बड़े स्विंग्स है ना, ये वाले, मींस ये लो था, इसके पीछे ये था, और ये वाला, नेक्स्ट हमारे पास ये हाई है, और ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये हमारे पास जो है वे ये है एक्सटर्नल लेवल। और जो ये सारे के सारे जो लेवल आपको अंदर नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये चाहे वो हाई है चाहे वो लोज हैं, ये सारे के सारे आपके इंटरनल लेवल है। चाहे वो ट्रेंड बन रहा हो, मार्केट साइडवेज जोन में हो, या किसी भी फॉर्मेशन में हो, तो उसमें जो बड़े स्विंग्स हैं उनके अंदर बनने वाले जो स्विंग्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, उनको इंटरनल लेवल कहा जाता है। और जो आउटसाइड बाहर वाली साइड्स होते हैं, मतलब जो हायर टाइम फ्रेम के, बड़े टाइम फ्रेम के हों, वो हमारे जो होते हैं वो एक्सटर्नल लेवल होते हैं। ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल लेवल हैं, चाहे वो हाईज हैं चाहे वो लोज हैं, वो आपके एक्सटर्नल लेवल हैं। और जो इनके अंदर मिलते हैं, छोटे स्विंग्स मिलते हैं, उनको हम इंटरनल लेवल्स कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है BOS। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत से दोस्त इसी चीज में फंसे रहते हैं कि ये BOS क्या है। BOS का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ लोग इसे सिंपल बॉस भी कह देते हैं या BOS भी कह देते हैं। अब असल में ये है क्या, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर लूं, लेट्स सपोज अगर प्राइस जो है वो आपकी इस तरह से अप ट्रेंड में चल रही है, अगर इस तरह अप ट्रेंड में चलते चलते प्राइस जो आपके लास्ट हाई है उनको अगर ब्रेक करते हुए जा रही है, सपोज ये आपका एक लास्ट हाई था, प्राइस ने इसे अपसाइड ब्रेक किया, तो ये आपका बॉस होगा, मतलब BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट प्राइस ने यहाँ पे अगेन आपके लास्ट हाई को ब्रेक किया अप ट्रेंड में, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मार्केट ने बुलिश साइड आपके लास्ट हाई को ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अप ट्रेंड था तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन दे रही है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड की बात की जाए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस जब चल रही हो और आपके लास्ट जो लो होते हैं इनको अगर ब्रेक करे तो वो आपका BOS माना जाता है, बेरिश BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ने यहाँ पे आपके लास्ट लो को ब्रेक किया तो ये आपका BOS हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मींस यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो डाउन ट्रेंड में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो ये आपके ट्रेंड का कंटिन्यूएशन साइन होगा कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को सिंपल प्राइस सेक्शन में जो हमारे स्टूडेंट है उनको अच्छे से समझ आएगी। अगर डाउन ट्रेंड है, मार्केट अपने लास्ट लो को ब्रेक करते हुए चल रही है, तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है। तो स्मार्ट मनी में जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो वर्ड हैं, जो चीजें हैं वो काफी हैवी यूज की हुई हैं, नाम जो है उनके वो काफी हैवी हैं। और वैसे सिंपल ये वही प्राइस सेक्शन ही है, प्राइस सेक्शन की एडवांस फॉर्म जो है वो उसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। सिंपल, इसमें और कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है CHOCH, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ पहले से, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए।
लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे हमारे पास अप ट्रेंड में थी, तो जब तक तो ये लास्ट हाई ब्रेक हो रहे थे, तो ये क्या था, ये हमारा था BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ने यहाँ पे लास्ट हाई को ब्रेक किया तो BOS हुआ, अगेन यहाँ पे लास्ट हाई ब्रेक हुआ तो BOS हुआ। लेकिन जब प्राइस ने वापस आके हमारे लो को ब्रेक किया, ये जो अप ट्रेंड में हमारा लो था, जैसे मार्केट ने हमारे इस लो को ब्रेक किया तो अब हम इसे कहेंगे चौच, CHOCH मतलब चेंज ऑफ करैक्टर। पीछे अगर आप देखें तो ये हमारे लोज थे, मार्केट हमारे लो के करीब भी नहीं आती, हायर लो देती है, अगेन हायर लो, अगेन हायर लो। लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया, आके हमारे इस लो को ब्रेक किया, तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, CHOCH, चौच भी कहते हैं कुछ लोग इसे। तो सिंपल प्राइस एक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें हम क्या कहते हैं, ट्रेंड का ब्रेक होना, कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में थी, अब प्राइस जो है अप ट्रेंड को ब्रेक कर चुकी है, प्राइस जो है वो कुछ और कर सकती है। एक तो ये कि प्राइस जो है वो सिंपल यहाँ से अपसाइड दोबारा निकल सकती है और आपके ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो ये एरिया जो होगा, ये जो सिस्टम होगा, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। स्मार्ट मनी में इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। और सिंपल हम दूसरी टाइप में से क्या कहते हैं कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया और अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया। एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि प्राइस जो है वो मजीद डाउन ट्रेंड में जा सकती है, अप ट्रेंड ब्रेक किया है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तीसरी चीज ये है कि प्राइस जो है वो ना तो अप ट्रेंड में जाए ना डाउन ट्रेंड में, प्राइस ऐसे साइड में चलना स्टार्ट कर दे ऐसे। तो ये दो तीन चीजें जो है वो हो सकती हैं। चेंज ऑफ करैक्टर असल में क्या है, वो आपके किसी भी ट्रेंड का ब्रेक होना है। अगर इसका आप डाउन ट्रेंड में देखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, प्राइस ऐसे आपकी डाउन ट्रेंड में चल रही हो, तो अगर प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में हो, डायरेक्शन डाउन की हो और मार्केट अपने लास्ट लो को ब्रेक करती हुई जा रही हो, तो इसको हम कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन लास्ट लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन लास्ट लो ब्रेक, BOS हो गया। वेरी सिंपल। लेकिन जब मार्केट हमारे लास्ट हाई को ब्रेक कर दे, यहाँ पे अगर आप पीछे देखें तो ये हमारा लास्ट हाई था, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई दिया, ठीक है, यहाँ पे अगेन लोअर हाई दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने ऐसे अपसाइड में जाके हमारे लास्ट लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लास्ट हाई होगा, इसको हम ऐसे आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। जैसे प्राइस ने हमारे लास्ट हाई को ब्रेक किया तो हम कहेंगे कि CHOCH हो गया, मतलब चौच मींस के प्राइस ने चेंज ऑफ करैक्टर किया है। यहाँ पे जैसे हमारा लास्ट हाई ब्रेक हुआ तो चेंज ऑफ करैक्टर माना जाएगा। और सिंपल अगर प्राइस सेक्शन में बात की जाए तो हम कहते हैं कि जी मार्केट ने डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक के बाद तीन चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 कि प्राइस जो है वो दोबारा से डाउन ट्रेंड में आ सकती है। इस एरिया को क्या कहेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लिक्विडिटी स्वीप पे बनाएंगे, जिससे आप ट्रैप होने से बच जाएंगे, आपके जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है उससे आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, तो या तो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है तो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइस जो है चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद साइड जोन में जा सकती है, ऐसे मतलब नो ट्रेंड साइड जोन में ऐसे जा सकती है। तो ये दो तीन चीजें हो सकती हैं आपका ट्रेंड ब्रेक होने के बाद। तो सिंपल अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो मार्केट ने हमारे इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया। और स्मार्ट मनी में चीजें हैवी है, नाम इनके हैवी है, तो इसको क्या कहेंगे, चौच, चेंज ऑफ करैक्टर। के प्राइस ने लास्ट हाई को ब्रेक किया तो जैसे लास्ट हाई ब्रेक हुआ तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर माना जाएगा। इसे हम चौच कहेंगे, चेंज ऑफ करैक्टर कहेंगे। द चेंज ऑफ करैक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर एक साथ देखा जाए मार्केट को समझने के लिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी का H4 का हमारे पास चार्ट है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पहले से एक एग्जांपल निकाल के रखी हुई है, ड्रॉ करके रखी हुई है। गाइस यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। स्मार्ट मनी, प्राइस एक्शन, ये क्या सारा निजाम है, BOS, चोच वगैरह। तो सबसे पहले स्मार्ट मनी के हवाले से डिस्कस करते हैं। स्मार्ट मनी के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा एक लो था, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने ये यहाँ पे लो दिया तो ये हायर लो हुआ, फिर अगेन हायर लो और उसके बाद अगेन हायर लो। अपसाइड अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास एक हाई था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई दिया, अगेन यहाँ पे हायर हाई और फिर यहाँ पे हायर हाई। प्राइस ऐसे अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाईज को लगाते हुए जा रही है और हायर लोस को लगाते हुए, स्विंग पॉइंट्स को लगाते हुए अपसाइड में जा रही है। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। मतलब अगर आप इसको देखें, इसकी डायरेक्शन को देखें तो प्राइस ऐसे अपसाइड में जा रही है। अब ये इस अपसाइड की कंटिन्यूएशन कब तक चलेगी, स्मार्ट मनी के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे पास ये जो लास्ट एक स्विंग था, सपोज अभी प्राइस यहाँ तक पहुंची नहीं है, ये सारा एरिया प्राइस यहाँ पे नहीं पहुंची, आप स्टार्ट से स्टार्ट करें तो हमारे पास ये एक स्विंग पॉइंट था, मींस ये
एक हाई था और ये एक लो था। प्राइस ऐसे अपसाइड गई, ठीक है, उसके बाद वापस आई। वापस आने के बाद प्राइस अपने इस प्रीवियस लो तक नहीं पहुंच सकी और हायर लो लगाते हुए ऊपर गई, तो अपने लास्ट हाई को प्राइस ने ऐसे अपसाइड में ब्रेक कर दिया। तो जब ये लास्ट हाई अपसाइड में ब्रेक हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, बीओएस, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अगेन नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट भी ऐसे है, जब तक मार्केट हमारे इन हाइज को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही होगी तो हम इसको कहेंगे बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर आप लोस को देखते हैं तो प्राइस इन लोस पे वापस पलट के नहीं आती। लेकिन इस बार क्या हुआ कि प्राइस जब यहां से ऐसे निकली, वापस आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इस बार जब वापस आई तो यहां लास्ट लो तक आ पहुंची और लास्ट लो पे थोड़ा रुकने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मतलब हमारे इस लास्ट लो को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मतलब ये जो हमारा हायर लो था, जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो अब इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था, प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो क्या यहाँ पे ट्रेड करनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती। अगर इसके पीछे देखा जाए, यहाँ पे BOS हुआ तो क्या यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ट्रेड कहाँ पे करनी चाहिए? वो ट्रेड का भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे एंट्री मॉडल में, इसी वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास एंट्री मॉडल का है, और एंट्री मॉडल में 3 से 4 एंट्री मॉडल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो यहाँ पे अब जैसे चौच हुआ, मतलब प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मार्केट का कैसे चल रहा है, प्राइस एक्शन के हवाले से और स्मार्ट मनी के हवाले से। स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन सेम ही है, बस प्राइस एक्शन का एडवांस फॉर्म जो है वो स्मार्ट मनी है। थोड़े से चीजें हैवी हैं, नाम हैवी हैं उसके, बस। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, नेक्स्ट फिर वेट किया जाता है कि प्राइस जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, सपोज प्राइस ने ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, करने के बाद वापस जाए, ठीक है, यहां तक चली जाए, जहां पे भी जाए, जाने के बाद जब वो वापस आ जाए ऐसे, अगेन जब प्राइस अपने इस लास्ट लो को ब्रेक कर दे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि प्राइस अगेन BOS कर दे, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे ये जो हमारा लो ब्रेक हुआ है तो इसको हम कहेंगे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक दफा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, उसके बाद जब प्राइस ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वापस जाती है ना, तो यहाँ पे जब वापस जाती है तो ये हमारा एंट्री जोन होता है, एक रिवर्सल एंट्री पॉइंट होता है। और अगर मैं सिंपल फाइबोनाची के हवाले से बात करूं, ये हमारे पास जो फाइबोनाची का टूल होता है, तो हमने करना क्या होता है कि हमारी जो ये इंपल्सिव वेव होती है डाउन साइड में, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस पूरी वेव को ऐसे काउंट करते हैं। इस पूरी वेव का 50 to 60% तक मार्केट जब वापस रिट्रेसमेंट लेती है ना, ऐसे अपसाइड में जाकर 50 to 60% तक, तब वहां पे हमारी जो है वो ट्रेड होती है। ये मैंने सिंपल एक चीज ऐड की है यहाँ पे, फाइबोनाची एंट्री मॉडल आगे डिस्कस करेंगे, इजी रहे, आप परेशान नहीं होना। तो जैसे मार्केट 50 to 61% फाइबोनाची रिट्रेसमेंट देती है, तो यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा एक रिवर्सल पॉइंट होता है। लेकिन कब होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, उसके बाद मार्केट अगेन पुल बैक रिट्रेसमेंट के लिए जाती है, तब हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करते हैं और मार्केट में जितना पहले मूवमेंट चल रहा होता है उसको उतना पिक करते हैं। बस सिंपल ये लॉजिक है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइस एक्शन के हवाले से, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूं इसी चार्ट को, अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं प्राइस एक्शन के हवाले से। ये हमारे पास क्या था? अप ट्रेंड, और ये हमारे पास क्या था? डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सिंपल हो गया ना। अप ट्रेंड का कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है? प्राइस क्या करती है, जब भी एक प्राइस जोन से उठे, ठीक है, इस तरह से एक प्राइस जोन से उठी, अगेन जाके अपने इस लास्ट हाई को अगर ब्रेक कर देती है अपसाइड में, तो हम कहेंगे कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे अलग से आपको ड्रा करके बताऊंगा ट्रेंड कैसे ड्रा होता है, सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेट्स सपोज प्राइस ने अगर अप ट्रेंड ड्रा करना है, तो वापस जब पुल बैक लेती है, तो आपके लास्ट लो से ऊपर कहीं से भी वापस रिवर्स हो जाए ऐसे। तो जब वापस रिवर्स हो जाए तो आपने वेट करना होता है कि लास्ट हाई ब्रेक हो। जैसे ही लास्ट हाई आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो आपका ये वाला पॉइंट वैलिड हुआ। आप इन दोनों स्विंग पॉइंट्स को मिला के ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हो। तो जब मार्केट तीसरी दफा वापस आती है आपकी इस ट्रेंड लाइन पे, मतलब A B पॉइंट के बाद C पॉइंट जब यहाँ पे आती है, तो आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड फाइंड करते हो। रिवर्सल ट्रेड को
फाइंड करने के लिए और काफी सारी चीजें लगती हैं, उसके ऊपर भी वीडियो कुछ बनाई हुई है, कुछ इंशाल्लाह मजीद वीडियो बनाएंगे कि ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड को कैसे पिक किया जाता है। छोटा सा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है और आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करते हो और मार्केट ऐसे अपसाइड निकल जाती है। तो ये प्राइस सेक्शन में ट्रेंड को ड्रा करना और ट्रेंड पे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्राइस ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से प्राइस जब अपसाइड गई तो वापस इस लो तक नहीं आई, तो यहाँ पे एक और लो दिया और अपसाइड जाके हमारे इस लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये रूल पूरा हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाए, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ कुछ, तो यहाँ पे देखें कि अगर स्मार्ट मनी की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस जब वापस आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तब हम ट्रेड करते हैं। उसके लिए हम कुछ एंट्री मॉडल हैं, अभी नेक्स्ट उनको देखेंगे, तो उन एंट्री मॉडल्स को नजर में रखते हुए ट्रेड को कंफर्म करके ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर सिंपल बात की जाए प्राइस एक्शन ट्रेंड ट्रेडिंग के हवाले से, तो हमने यहाँ पे ये ट्रेंड ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, जैसे मार्केट यहाँ पे आई हमने रिवर्सल ट्रेड की, मार्केट अपसाइड, अगेन मार्केट यहाँ पे आई, रिवर्सल ट्रेड की, मार्केट अपसाइड। अगर अब बात की जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर की, तो यहाँ पे देखें कि अगर इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं, यहाँ पे ये लास्ट लो था, यहाँ पे ये जैसे ब्रेक हुआ डाउन साइड में, लास्ट लो ब्रेक हुआ, तो ये क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले मार्केट ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो जैसे ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई यहाँ पे, ठीक है, ये हाई वॉल्यूम ब्रेक हुआ, तो हम कहते हैं कि ये जो भी हमारा अपसाइड का एक ट्रेंड था ना, अपसाइड ट्रेंड था, वो ब्रेक हो गया, मार्केट अब जो है वो डाउन साइड में आ सकती है। लेकिन अगर स्मार्ट मनी की बात की जाए तो स्मार्ट मनी जो है वो थोड़ा सा आपको लेट बता रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ज्यादा होती है कि प्राइस जो है वो आपके लास्ट लो को ब्रेक करती है। लास्ट लो को ब्रेक करने के बाद अगेन जब वापस जाती है तो आप ट्रेड करते हो। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस वापस आती है, अगेन अपसाइड जाती है, तो एक दफा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होना जरूरी है। जब मार्केट आपके लास्ट लो को यहाँ पे ब्रेक कर देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे जाती है, तो इस एरिया में आप रिवर्सल ट्रेड करते हो अपने कुछ एंट्री मॉडल्स को देखते हुए। तो अगर ट्रेंड की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ हो गया, ये देखें ट्रेंड ड्रॉ हुआ। तो जैसे ये ट्रेंड ड्रॉ हुआ तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जैसे स्मार्ट मनी ने कहा कि यहाँ पे ट्रेड करो, वैसे ही ट्रेंड भी यहाँ पे कह रहा है ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड जो है वो भी यहाँ पे बनती है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मींस के प्राइस एक्शन जो है वो उसी का एडवांस फॉर्म जो है वो स्मार्ट मनी है, बस थोड़ा सा चीजों के नाम जो है वो हैवी रखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है मार्केट स्ट्रक्चर में वो है MSS। MSS का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब क्या है कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी ऐसे और अब डाउन ट्रेंड में आ गई है। वेरी सिंपल, इसमें और ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। जिस भी ट्रेंड में थी मार्केट उस ट्रेंड को छोड़ के किसी दूसरे ट्रेंड में चली गई तो उसको बोलते हैं MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। गाइस नेक्स्ट हमारे पास दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है एंट्री मॉडल का है। एंट्री मॉडल में सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन को। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, कोई भी ऐसा प्राइस जोन, प्राइस एरिया जहां से मार्केट अग्रेसिवली मूव ले, मतलब बड़ा मूव ले, लार्ज मूव ले, वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इजी करता चलूं कि जिस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं प्राइस एक्शन में। लेट्स सपोज कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए हमें जस्ट एक स्विंग पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे मार्केट ने यहाँ इस प्राइस जोन को छोड़ा और अपसाइड में शिफ्ट हुई तो ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट कहलाता है, ठीक है, या हमें इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इसी तरह अगर डाउन साइड में प्राइस आती है, ठीक है, अपने उस ऊपर वाले एरिया को छोड़ के डाउन साइड में आती है तो ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। मतलब कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जस्ट एक स्विंग पॉइंट की जरूरत होती है। मजीद उसमें टाइप होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, या कौन सी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, किस पे ट्रेड करनी किस पे नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें जस्ट एक स्विंग पॉइंट की जरूरत होती है। तो अब अगर प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है, ये इस एरिया से अगर डाउन साइड आती है तो ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। और अगर इस एरिया से प्राइस अपसाइड गई थी, जब अपसाइड यहां से गई थी तो ये एरिया हमारा सपोर्ट कहलाता है। मतलब नीचे वाले जो हमारे स्विंग पॉइंट होते हैं वो सपोर्ट एरिया होते हैं और जो ऊपर वाले स्विंग पॉइंट होते हैं वो हमारे
रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं। ये सिंपल आपको यहाँ पे समझ आई गाइस। सेम इसी तरह जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अगर ड्रा करके बताऊं कि प्राइस अगर इस एरिया पे ऐसे खड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है, हाई वॉल्यूम मतलब अग्रेसिव होके मार्केट यहाँ से निकली, लार्ज वॉल्यूम और लार्ज बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ से निकली, तो ये एरिया जो हमारा है ये हमारा डिमांड एरिया होगा, इसे हम कहेंगे डिमांड जोन। इसी तरह सिंपल अगर प्राइस डाउन साइड में आती है, किसी एक एरिया में यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई थी और यहाँ से अग्रेसिवली डाउन साइड में आती है, बड़ी कैंडल्स या बड़ा मूव लेके, लार्ज मूव लेके डाउन साइड आती है, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया हमारा होगा ये सप्लाई जोन होगा। सिंपल जैसे यहाँ से ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से ये रेजिस्टेंस एरिया था। सिंपल इस सपोर्ट एरिया को हम क्या कहेंगे? डिमांड, और इस रेजिस्टेंस एरिया को हम कहेंगे सप्लाई। वेरी सिंपल। अब इसमें दो टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहली क्या है? रिवर्सल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। रिवर्सल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कैसे होते हैं? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं, प्राइस ऐसे ड्रॉप होती है, डाउन साइड आती है, एक जगह पे स्टे करती है, मतलब रुक जाती है, रुकने के बाद अगेन जो है वो अप साइड जाती है, तो इसको बोलते हैं रैली। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि ये इम्बैलेंस, बैलेंस, फिर से इम्बैलेंस। अगर ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से बता देता हूं कि ड्रॉप, पेस एंड रैली, ठीक है, ये है रिवर्सल डिमांड जोन। इसी तरह हमारे पास रिवर्सल सप्लाई जोन होता है कि प्राइस ऐसे रैली, उसके बाद जोन में थोड़ा सा चलती है, थोड़ा रुकती है, और उसके बाद डाउन साइड में अगेन ड्रॉप होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे अगर बात करें ये इम्बैलेंस, बैलेंस, फिर से इम्बैलेंस। दूसरे तरीके से रैली, पेस, ड्रॉप। तो ये हुआ हमारा एक टाइप रिवर्सल डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसी तरह दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो है कंटिन्यूएशन सप्लाई एंड डिमांड जोन। वो कैसी होती है? फॉर एग्जांपल प्राइस किसी भी एक ट्रेंड में चल पड़े, मींस के प्राइस ने ऐसे एक इंपल्सिव वेव, बड़ी वेव दी, उसके बाद अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही ऐसे छोटा छोटा चली, ठीक है, एक लो अप ट्रेंड बनाया, उसके बाद अगेन ऐसा अग्रेसिव मूव अप साइड पे दिया, मतलब बड़ा मूव दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस एरिया को जहां से इसने दोबारा से बड़ा मूव लिया, ये वाला एरिया कंटिन्यूएशन डिमांड जोन होगा। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए, ये क्या था? इम्बैलेंस, बैलेंस और फिर से इम्बैलेंस। और दूसरे तरीके से अगर इसको कहा जाए, ये क्या था? रैली, बेस, अगेन रैली। अगर इसकी डाउन साइड में देखें बेरिश सिनेरियो में, तो प्राइस क्या करती है? डाउन साइड में ऐसे बड़ा मूव लिया, उसके बाद ऐसे ही डाउन साइड में छोटा सा एक लेवल ड्रॉ किया, छोटे छोटे स्विंग्स कह लें आप, करने के बाद वापस प्राइस ऐसे बड़ा मूव लेके डाउन साइड में गिरती है। इसको हम कहेंगे इम्बैलेंस, बैलेंस, अगेन इम्बैलेंस। दूसरे तरीके से अगर कहा जाए, ड्रॉप, बेस, अगेन ड्रॉप। तो यहां पे हमारी सप्लाई एरिया कौन सा होगा? जहां से प्राइस ने अगेन अग्रेसिव मूव लिया, बड़ा मूव लिया। जैसे यहां पे ये बड़ा मूव था, छोटा छोटा चलने के बाद अगेन प्राइस ने यहां से इस एरिया से अग्रेसिव मूव, बड़ा मूव लिया, तो इसको हम कहेंगे सप्लाई, कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन। ये हमारा क्या था? कंटिन्यूएशन डिमांड जोन, और ये हमारा कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन। अब अगर इसकी बात की जाए, ये एंट्री मॉडल है, ट्रेड करने के हवाले से बात कर रहा हूँ, सप्लाई एंड डिमांड जोन में ट्रेड कैसे की जाती है। लेट्स सपोज अगर रिवर्सल डिमांड जोन की बात की जाए, तो प्राइस ऐसे डाउन साइड आई, थोड़ा सा स्टे किया, रुकने के बाद वापस अग्रेसिव मूव लिया अप साइड में। तो जैसे अग्रेसिव मूव लिया इस एरिया से, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, जहां से प्राइस ने दोबारा अग्रेसिव मूव लिया, यहां से अग्रेसिव मूव लिया, तो ये एरिया जो है वो हमारा रिवर्सल डिमांड जोन होगा। तो जैसे मार्केट हमारे इस एरिया में वापस आती है, तो इस डिमांड जोन में हम रिवर्सल ट्रेड को फाइंड करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न से, या जब मार्केट हमारे इस डिमांड जोन से वापस अपसाइड निकले तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करेंगे और प्राइस ऐसे अपसाइड। इसी तरह अगर बात की जाए कंटिन्यूएशनल डिमांड जोन की, उसको मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्राइस पहले ऐसे बड़ा मूव लेके चली, अगेन ऐसे छोटे स्विंग्स के बाद प्राइस ने अगेन अग्रेसिव मूव लिया ऐसे अपसाइड में। तो जैसे यहाँ पे अग्रेसिव मूव लिया, तो ये एरिया क्या होगा? हमारा कंटिन्यूएशन डिमांड जोन।
जहां से प्राइस ने अग्रेसिव मूव अगेन लिया, ये एरिया हमारा कंटिन्यूएशन डिमांड जोन होगा। तो जैसे प्राइस इस डिमांड जोन में वापस आती है तो यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। रिवर्सल ट्रेड के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे या सिंपल जैसे प्राइस यहाँ से हाई वॉल्यूमली अपसाइड निकलना स्टार्ट करती है तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करेंगे। तो ये हमारी होगी डिमांड जोन से रिवर्सल ट्रेड, कंटिन्यूएशन डिमांड जोन से, और ये हमारी रिवर्सल डिमांड जोन से रिवर्सल ट्रेड। इसी तरह बेरिश सिनेरियो में मींस सप्लाई जोन से रिवर्सल सप्लाई जोन में प्राइस क्या करेगी, ऐसे अपसाइड गई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, स्टे करने के बाद प्राइस अगेन यहाँ से अग्रेसिवली डाउनसाइड गिरी। जहां से अग्रेसिवली डाउनसाइड प्राइस गिरी है तो ये एरिया हमारा रिवर्सल सप्लाई जोन होगा। इस एरिया में जैसे प्राइस वापस जाती है हमारे सप्लाई जोन में, रिवर्सल सप्लाई जोन में, तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के, या सिंपल जैसे इस जोन से प्राइस हाई वॉल्यूम से बाहर निकलती है तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करेंगे और मार्केट ऐसे सिंपल कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन उसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं, सपोज प्राइस ऐसे अग्रेसिव मूव मतलब बड़ा मूव लेके डाउन साइड गई, उसके बाद छोटे स्विंग्स ऐसे देना स्टार्ट किए ट्रेंड की डायरेक्शन में ही, ठीक है, और अगेन यहाँ से प्राइस ऐसे अग्रेसिवली डाउनसाइड गिरी। तो जहां से डाउनसाइड प्राइस अग्रेसिवली गिरी मतलब हाई वॉल्यूम से डाउनसाइड में गई तो वो हमारा कंटिन्यूएशनल सप्लाई जोन होगा। हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे जहां से वो बड़ा वॉल्यूम लेके डाउनसाइड गई। तो जैसे प्राइस वापस हमारे इस सप्लाई जोन में आती है तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करेंगे। जैसे प्राइस यहाँ पे आई कैंडलस्टिक पैटर्न, या जैसे मार्केट इस जोन से हाई वॉल्यूम निकलती है डाउनसाइड तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करेंगे और प्राइस ऐसे डाउन। तो ये हमारा जो पहला एंट्री मॉडल है सप्लाई एंड डिमांड जोन का, उस पे कुछ इस तरह से ट्रेड की जाती है। अगर इसको लाइव चार्ट पे दिखाऊं मैं आपको, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल निकाली है, गोल्ड H4 का चार्ट है रिवर्सल डिमांड जोन की। अगर यहाँ पे देखें कि ये जो प्राइस डाउन साइड आई ऐसे, ये क्या था, ड्रॉप, इम्बैलेंस, यहाँ पे प्राइस क्या हुई, बैलेंस हुई, अगेन यहाँ पे इम्बैलेंस मतलब रैली, ठीक है, अपसाइड गई। तो जैसे प्राइस इस तरह करने के बाद अग्रेसिवली, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा चलने के बाद अग्रेसिवली यहाँ से इस एरिया से अपसाइड में गई, अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है, अपसाइड में जाती है तो जाए, लेकिन जब वापस आती है ना हमारे इसी एरिया में, जब प्राइस वापस आती है इस रिवर्सल डिमांड जोन में, तो यहाँ पे हमने ट्रेड करनी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए, कैंडलस्टिक्स को देखते हुए, या जैसे मार्केट यहाँ से हाई वॉल्यूमली अपसाइड निकले, रिजेक्शन दे तो हम उस पर सिंपल रिवर्सल ट्रेड करेंगे और मार्केट अपसाइड। तो अगर इसको कैंडलस्टिक चार्ट में थोड़ा सा मैं क्लीन करके अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है गोल्ड H4 का। वेरी सिंपल कि प्राइस ऐसे डाउन साइड आती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करती है, बैलेंस करने के बाद प्राइस ऐसे हाई वॉल्यूम अपसाइड में निकलती है। तो जैसे अपसाइड में निकली, दोबारा जब हमारे इस डिमांड जोन में वापस आती है तो लो वॉल्यूम से मतलब छोटी मोटी कैंडलों से ऐसे रेंगते हुए आए, और जैसे यहाँ से हाई वॉल्यूमली वापस निकलती है तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए। अब कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, हमने किन किन को देखना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा कि कैसे कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न या और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको देख के हम ट्रेड को ओपन करेंगे और अपना स्टॉप लॉस वहां पे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास एक रिवर्सल डिमांड जोन था और प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा मूव अपसाइड में दिया है। तो ये था रिवर्सल डिमांड जोन। इसके बाद सेम इसी का है रिवर्सल सप्लाई जोन के प्राइस ऐसा करे तो वो हमारा रिवर्सल सप्लाई जोन होता है। नेक्स्ट अगर कंटिन्यूएशन जो हमारे पास था कंटिन्यूएशन डिमांड जोन, वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे चार्ट निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे देखें प्राइस बड़ा चली मतलब बड़ी इंपल्सिव वेव, उसके बाद ऐसे छोटा छोटा चलती है, अगेन बड़ा चलती है ऐसे। तो अगर इसको हम कहें तो क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये छोटा बड़ा जो चलने का इसका निजाम था, ये क्या था हमारे पास, इम्बैलेंस, ये बैलेंस, अगेन यहाँ पे इम्बैलेंस। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, रैली बेस, अगेन यहाँ पे रैली। तो जब प्राइस ऐसा कर दे, करने के बाद वापस आपके इस डिमांड जोन में आ जाए, मतलब जहां से अग्रेसिवली अपसाइड में गई थी प्राइस, तो जब वापस प्राइस इसी डिमांड जोन में आ जाती है तो आप इस डिमांड जोन में ट्रेड करोगे। सिंपल जैसे यहाँ पे मार्केट आई तो यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड फाइंड करोगे अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए, या हाई वॉल्यूम से जब प्राइस इस डिमांड जोन से वापस जा रही हो तो आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करोगे और सिंपल यहाँ पे अपने डिमांड जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस मैनेज करोगे। और अगर इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, ये हमारे पास गोल्ड H1 का चार्ट है। अगर इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते हैं तो यहाँ पे देखें, बस थोड़ा सा समझने की बात है और परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखें प्राइस ने ऐसे पहले अग्रेसिवली बड़ा मूव दिया, अगेन यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा चलने के बाद बैलेंस करने के बाद वापस यहाँ से जब अग्रेसिवली बड़ा मूव अपसाइड दिया, इतना बड़ा दे ये जरूरी नहीं है, मतलब कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स अपसाइड में जाए ऐसा बैलेंस करने के बाद, तो ये आपका एक कंटिन्यूएशन डिमांड जोन हुआ। तो जैसे प्राइस वापस आती है
तो यहाँ पे जैसे प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दी, देने के बाद जैसे ये कैंडल अपसाइड में क्लोज की, तो सिंपल आप इस डिमांड जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा सा नीचे, और आपका टारगेट जो होगा इस डिमांड जोन या सप्लाई जोन के हवाले से होगा वो 102 से लेके 103 का होगा स्टार्ट में। मजीद आप जैसे जैसे फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप बनती जाएगी, तो फिर आपके लिए मजीद आसानी होगी, आप मजीद भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज जो है अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करता चलूं, जो सबसे बेस्ट और अच्छी चीज है वो क्या है। जैसा स्टार्ट में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल्स को देखा, उनको समझा मार्केट स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्रा करके यहाँ पे बताऊं, लेट्स सपोज अगर प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, ऐसे स्विंग्स हाई स्विंग्स लो को देते हुए ऐसे प्राइस अप साइड में चल रही, तो अब करना क्या है आपने, वेरी सिंपल, कि ये क्या है, ये आपके सारे एक्सटर्नल लेवल है। तो अप ट्रेंड है तो आपने डिमांड जोन से ट्रेड को पिक करना है, ना कि सप्लाई जोन से। सप्लाई जोन से आपने ट्रेड को पिक नहीं करना, आपने रिवर्सल ट्रेड करनी है, तो आपने डिमांड जोन का वेट करना है। तो अब जब होगा क्या कि अगर प्राइस ये एक्सटर्नल लेवल जो आपके हैं, ये आपके एक्सटर्नल लेवल जो बनते हैं, तो प्राइस जब इनकी तरफ आए, जब भी इनकी तरफ आए, ये आपके क्या है, ये हायर टाइम फ्रेम के हैं। जैसा मैंने बताया कि एक्सटर्नल लेवल जो है वो आपके हायर टाइम फ्रेम के या मेजर लेवल्स के होते हैं, मेजर टाइम फ्रेम के होते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब प्राइस आपके किसी भी डिमांड जोन की तरफ आ रही हो, लेट्स सपोज के अगर हमारे पास यहाँ पे ये एक डिमांड जोन है, मैं सिंपल ऐसे इसको ड्रा कर लेता हूँ कि प्राइस ऐसे यहाँ पे खड़ी थी और ऐसे अपसाइड निकली, वापस जब आ रही है ना, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब प्राइस वापस आ रही हो तो मेरे छोटे टाइम फ्रेम के जो डिमांड या सप्लाई जोन है ना, उन पे ट्रेड नहीं करनी, बल्कि बड़े जो टाइम फ्रेम के मेजर एक्सटर्नल जो लेवल्स हैं उनके ऊपर मैंने ट्रेड करनी है, उन तक मार्केट को आने देना, वेट करना है। तो वो एक अच्छी ट्रेड होगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे बात की जाए तो प्राइस अगर ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो है ये आपके क्या है, डिमांड जोन है, ऊपर वाले क्या है, सप्लाई जोन है। तो इन पे ट्रेड नहीं करनी आपने। प्राइस जैसे आपके इस मेजर मींस एक्सटर्नल लेवल पे आती है, ये क्या थे आपके इंटरनल लेवल थे, चाहे वो सप्लाई जोन है चाहे वो डिमांड जोन है, इन पे आप ट्रेड ना करें, इनको इग्नोर करें। स्टार्ट में खास करके जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जिनको अभी साल 2 साल हुए हैं और अभी वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, वो इंटरनल लेवल पे फोकस ना करें, वो फोकस करें एक्सटर्नल लेवल पे। ये अगर एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल डिमांड जोन है, तो इस पे मार्केट के आने का वेट करें। तो जैसे मार्केट इस पे आती है तो सिंपल इसी एक्सटर्नल लेवल पे ट्रेड ना करें। जब मार्केट इससे वापस निकले, ठीक है, लेट्स सपोज अगर प्राइस ऐसे डाउन साइड आ रही है, ऐसे डाउन साइड आती है, आपके एक्सटर्नल लेवल से रिजेक्ट होती है और अगेन अपसाइड ऐसे निकलती है, तो आप बेशक इस पे भी ट्रेड ना करें, चूंकि ये बड़ा है। एक्सटर्नल लेवल मीन्स के बड़ा हाई टाइम फ्रेम है, तो फिर या तो फिर हाई टाइम फ्रेम पे रह के ट्रेड करेंगे। मजीद इजी कर रहा हूं मैं आपके लिए कि आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल लेवल को देखेंगे तो सही, लेकिन ट्रेड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके। तो जब छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो प्राइस क्या कर रही होगी, जैसे यहां से निकली, वापस जब आती है यहाँ पे आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन को रिटेस्ट करती है आपके लोअर टाइम फ्रेम के, या आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या आपका एफवीजी फेयर वैल्यू गैप कुछ भी यहाँ पे मिलता है, उसकी बेस पे जब हमने ट्रेड करनी है उस एंट्री मॉडल पे, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। प्राइस ऐसे अपसाइड में निकलेगी तो आपका जो एक्सटर्नल हाई होगा वो भी ब्रेक होगा और आपका रिस्क रिवार्ड रेशो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस एक्सटर्नल लेवल की बेस पे जो हम ट्रेड करेंगे, मेजर ट्रेंड का जो लास्ट किनारा था, जहां तक उसने पुल बैक ऐसे लेना था, रिट्रेसमेंट लेनी थी, वापिस आना था, वो आके अब जब ऊपर जा रही है तो अब वो मूव भी बढ़ा देगी। इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सबसे पहले ये H4 का एक चार्ट है गोल्ड का। एक्सटर्नल जो सप्लाई जोन है अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पे जो इस तरह से डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो ये हमारे पास अगर देखें तो एक्सटर्नल एक सप्लाई जोन है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ये एक्सटर्नल सप्लाई जोन है, ये भी एक्सटर्नल सप्लाई जोन है, लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो ये इंटरनल सप्लाई जोन है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हुआ। आपने करना क्या है, आपने वेट करना है कि प्राइस आपके इस एक्सटर्नल सप्लाई जोन तक आए, इस तरह से कुछ ट्रेंड लेके। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर जो H4 से अगर आप H1 पे जाते हैं तो प्रॉपर ये वाला जो है आपको इस तरह से आप ट्रेंड नजर आएगा। करना क्या है, आपने सिंपल एक्सटर्नल सप्लाई जोन तक आने का वेट करना है प्राइस का। जैसे प्राइस आपके एक्सटर्नल सप्लाई जोन पे आए, देन आपकी जो यहाँ पे ट्रेड ली हुई होगी, यहाँ से जो प्राइस होगी तो वो आपको अच्छा मूव देगी, ना कि आप यहाँ से एक्सटर्नल की बजाय आप इंटरनल सप्लाई जोन से ट्रेड करते हैं तो वो आपकी काफी रिस्की होगी। अगर इसको मैं कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, सिंपल प्राइस अप डाउन होते हुए जा रही है, तो ये आपका क्या था, एक्सटर्नल सप्लाई जोन था और ये वाला आपका
इंटरनल सप्लाई जोन था। तो आपने इंटरनल पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है एक्सटर्नल। तो जैसे आपके एक्सटर्नल पे मार्केट आपको ट्रेड देती है तो आपने उस ट्रेड को पिक करने की कोशिश करनी है, वो वाली ट्रेड आपकी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करूं चार्ट को, और छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट तो यही है कि जब चौच मिल जाए आपको, मतलब चेंज ऑफ करैक्टर मिल जाए। यहाँ पे जैसे चेंज ऑफ करैक्टर मिला, चेंज ऑफ करैक्टर मिलने के बाद जब प्राइस वापस गई रिट्रेसमेंट के लिए, तो मैंने स्टार्ट में जैसे आपको बताया फिबोनाची एक हमारे पास यहाँ पे जो टूल है फिबोनाची, सिंपल आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे मैं उसको ड्रा करूं तो प्राइस ऐसे जब 50 to 61 की रिट्रेसमेंट ले ले, आपके इस इम्पल्सिव वेव की ये वाली जो एक्सटर्नल सप्लाई जोन से प्राइस वापस आई और आपको यहाँ पे चौच भी मिला, CH चौच चेंज ऑफ करैक्टर भी मिल गया आपको इस छोटे टाइम फ्रेम, मतलब इस इंटरनल लेवल्स का। तो जैसे मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद वापस जाती है तो आपके 50 to 61 के जो लेवल्स हैं, ठीक है, 50 to 61 के जो लेवल्स हैं, यहाँ तक रिट्रेसमेंट का वेट करें। जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे तो आप यहाँ पे सिंपल ट्रेड कर सकते हैं। या दूसरे जो हमारे 2-3 मॉडल हैं, फेयर वैल्यू गैप है, सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है और ब्रेकर ब्लॉक है, उसको भी मजीद अभी डिस्कस करते हैं आगे। तो ये कुछ इस तरह से आप एक्सटर्नल सप्लाई जोन और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका है एक्सटर्नल डिमांड जोन, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे निकाली हुई है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो है ये एक्सटर्नल लेवल है, ये जितने भी डिमांड जोन है ये एक्सटर्नल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जहां पे BOS हुआ है ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है। अपसाइड देखें ये भी इंटरनल लेवल है। तो करना क्या है, सिंपल आपने वेट करना है कि प्राइस आपके एक्सटर्नल लेवल तक आए, एक्सटर्नल डिमांड जोन में आती है, आपको यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है या मार्केट इस डिमांड जोन से हाई वॉल्यूम या अपसाइड निकलती है, रिजेक्ट होती है, तो आप सिंपल इस पे ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आप जब ये हो जाए, होने के बाद प्राइस आपको CH दे दे तो उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में, इस फॉर्मेशन में अगर देखें तो वो ट्रेड थोड़ी सी ऊपर जाके बनती है और उसका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा बनता है। लेकिन अगर सिंपल इसी एक्सटर्नल डिमांड जोन की बात की जाए तो मार्केट ने जो है यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ऐसे अपसाइड निकल गई। आपने इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल डिमांड जोन जो होते हैं उन पे फोकस रखना है। अगर कैंडलस्टिक चार्ट में अगर इसको देखते हैं तो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। मजीद मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि प्राइस ने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हाई वॉल्यूम ली अपसाइड कैंडल क्लोज हुई आपकी, जाके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये कंफर्म ट्रेड बता रहा हूं मैं आपको, कंफर्म ट्रेड। और यहाँ पे इसके नीचे आप छोटा सा अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट सेम जैसे मार्केट इस डिमांड जोन से अपसाइड गई थी, अगेन इस डिमांड जोन से अपसाइड ऐसे गई थी। तो इस तरह से आप कुछ सोच सकते हैं, नेक्स्ट मूव भी आपको ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। तो जैसे यहाँ तक गई आपका टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया, कार्बन 108.10 का बन रहा है यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो प्राइस और भी मजीद आगे गई है इससे। तो कोशिश करें कि एक्सटर्नल डिमांड जोन पे ज्यादा फोकस करें। एंट्री मॉडल में गाइस नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री मॉडल है वो है फेयर वैल्यू गैप, जिसको FVG भी कहते हैं, मींस फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, अगर इसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, प्राइस अगर किसी भी एक जोन में ऐसे खड़ी हो, ऊपर से आ रही थी, नीचे से आ रही थी, या बहुत ज्यादा लंबे टाइम से खड़ी थी ऐसे किसी जोन में, ऐसे रेंज में छोटी सी में, या सिंपल जो है वो बस ऐसे आई और यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, करने के बाद जब अग्रेसिवली हाई बॉडी जो है ना अपसाइड में बन जाए, अग्रेसिवली अगर बॉडी को ड्रा किया जाए, पहले इसको ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये दो टाइप्स इस तरह की, और बॉडीज को अगर ड्रा किया जाए कि प्राइस ऐसे अपसाइड से आ रही थी, ठीक है, जैसी भी बॉडीज लेके, या डाउन साइड से आ रही थी, और प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्टे कर लिया, छोटी छोटी कैंडल्स चलने लगी प्राइस, ठीक है, वॉल्यूम नहीं रहा प्राइस में, और एकदम से वॉल्यूम आता है और मार्केट ऐसे लार्ज बॉडी, मतलब बिग बॉडी कैंडल अपसाइड में बना देती है, एकदम से वॉल्यूम आ जाता है, मतलब एकदम से प्राइस अपसाइड में चली जाती है। तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मींस के मार्केट जब एकदम से अपसाइड में गई ना, यहां से एकदम से अपसाइड में गई, तो स्पीड से चलने की वजह से मार्केट की जो मूवमेंट थी हाई थी, स्पीड हाई थी, तो क्या होता है कि वो बीच में कुछ ऑर्डर बच जाते हैं जो एक्टिव नहीं होते। तो मार्केट क्या करती है, उन ऑर्डर्स को, जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, उनको जो है ना दोबारा से फिल करने के लिए वापस आती है उस गैप में जो बच चुके होते हैं, और फिर अगेन अपसाइड में निकलती है। फेयर वैल्यू गैप को अगर प्रॉपर ड्रा किया है तो मैं कैंडल्स की शक्ल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट्स सपोज प्राइस ऐसे डाउन साइड से अपसाइड जा रही थी ऐसे, और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, ऐसे लो वॉल्यूम थोड़ा सा प्राइस ने स्टे करने के बाद प्राइस जो है वो एकदम से ऐसे अपसाइड निकली, और नेक्स्ट कैंडल जो है, कम से कम आपको इसमें 3 कैंडल्स का होना जरूरी है। तो जो नेक्स्ट कैंडल की वीक हो, अगर तो प्राइस ऐसे डाउन साइड
कैंडल आ गई। विक या इसकी जो विक है, अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये इसकी विक थी और ये छोटी कैंडल थी, इसकी भी जो छोटी मोटी विक है जहां तक भी है, मतलब इस कैंडल का हाई या लो देखना, आपने बॉडी नहीं देखी। इस बड़ी कैंडल के जहां तक भी ये विक आई, इस विक को काउंट करना है, और जो इस बड़ी कैंडल के पीछे छोटी कैंडल है उसका जो कैंडल का हाई है, ठीक है, उसको पिक करना है। मीन्स के जो भी एक बड़ी कैंडल आपको बनती है आपके किसी भी प्राइस जोन से, मीन्स ये आपका एक प्राइस जोन था, प्राइस यहां से एकदम से हाई वॉल्यूमली अपसाइड गई, तो जब ये एक बड़ी कैंडल अपसाइड में चली गई तो आपने क्या करना है, एक नेक्स्ट कैंडल इसके आगे वाली देखनी है और एक प्रीवियस कैंडल मतलब इसके पीछे वाली कैंडल को देखना है। पिछली जो कैंडल है उसका हाई आपने मार्क करना है और जो अगली कैंडल मतलब नेक्स्ट कैंडल उसका लो मार्क करना है आपने। बॉडी नहीं, पिन जो होती हैं जहां तक भी वो प्राइस आई हुई होती है वो आपने मार्क करना होता है। तो ये जो बीच का एरिया बच जाता है ये हमारा FVG माना जाता है, फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये वाला एरिया इस पिछली कैंडल का हाई और अगली कैंडल का लो, इसको हम मार्क करेंगे। ये जो बीच में जगह बच गई, मतलब यहाँ से प्राइस एकदम से गुजर गई, तो यहाँ पे मे बी के कुछ ना कुछ ऑर्डर जो है वो बच गए, जो प्राइस हिट नहीं कर सकी, उनको प्रॉपर एक्टिव नहीं कर सकी। तो फिर होता क्या है कि प्राइस जो है वो इन ऑर्डर्स को हिट करने के लिए वापिस आती है, इन ऑर्डर्स को हिट करने के लिए वापस अपने इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आती है और यहां से अपसाइड निकल जाती है। ये हमारा दूसरा एंट्री मॉडल है जिसको FVG कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसमें सिंपल कि इस गैप के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, सिंपल, ठीक है। और जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से हाई वॉल्यूमली अपसाइड निकल जाए, बाय निकल जाए, तो यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को पिक करना होता है, यहाँ पे हमने ट्रेड ओपन करनी होती है। एक तो ये है ना, ये तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझ जाते हैं तो आपकी ट्रेड थोड़ी बहुत जो है ना वो यहाँ पे नीचे भी आ सकती है। लेकिन इसमें शर्त क्या है, इसमें शर्त यह है कि जब प्राइस डाउन साइड आ रही हो ना, ठीक है, ऐसे डाउन साइड आपके इस गैप की तरफ आ रही हो, तो जैसे अपसाइड गई थी हाई वॉल्यूम से, ऐसा हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लो वॉल्यूम होना चाहिए, जिससे पता चल रहा हो कि सेलर इतने ज्यादा है नहीं है मार्केट में कि मार्केट डाउन साइड में हाई वॉल्यूम आ रही है। और दूसरी चीज ये कि जैसे इस गैप में जैसे पहली कैंडल से एंटर होती है तो वहां पे भी ट्रेड नहीं करनी होती। मार्केट जब रिवर्सल कोई भी ट्रेड है ना आपकी, ये आपने खास ख्याल रखना है, जब भी कोई रिवर्सल ट्रेड आप पिक करते हो तो आपने ये कोशिश करनी है, आपने मार्केट को मौका देना, टाइम देना है कि वो अपने वॉल्यूम को कन्वर्ट कर ले। अगर डाउन साइड का वॉल्यूम आ रहा है, मतलब सेल का अगर वॉल्यूम है, तो आपने कोशिश करनी है कि प्राइस उस सेल के वॉल्यूम को, जो सेल का वॉल्यूम था उसको कन्वर्ट करके अपसाइड में उसको कन्वर्ट कर ले, मीन्स के रेड की बजाय वो ग्रीन हो जाए ऐसे अपसाइड में, तो फिर जो है ना उसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। ये तो मस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, इसका आपने ख्याल रखना। कुछ दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट फिर जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट करके भी वापस उधर ही गई जिधर हमने सोचा था हमारे टारगेट तक। तो गलती यही करते हैं कि मार्केट जैसे ही एंटर होती है तो हम ट्रेड करते हैं, तो होता क्या है कि मार्केट में भी कि यहाँ पे कुछ स्पाइक वगैरह लगाए या कुछ वॉल्यूटेशन दिखाए, मार्केट कुछ अग्रेसिव हो जाए यहाँ पे अप डाउन, या बायर्स या सेलर्स के दरमियान में कुछ मुकाबला चलने लग जाए, तो उसी दौरान हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा और मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी ऐसे अपसाइड में निकल जाएगी। एक तो चीज ये है। दूसरी ये है कि प्राइस में भी कि डाउन साइड ही आ जाए, प्राइस यहाँ पे आपकी इस फेयर वैल्यू गैप में कोई पेंडिंग ऑर्डर रखे ही ना हो, प्राइस ऐसे डाउन साइड ही निकल जाए। तो इसलिए जरूरी यह है कि प्राइस जब आपके इस गैप से वापस पलट रही हो ना, आपके इस गैप से वापस पलट रही हो, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर ले, देन आप बाय की ट्रेड करोगे, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस जो है वो अपना इस फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा नीचे रखोगे। अब ये गैप जो है ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है ऐसे यहाँ से अपसाइड निकली ऐसे बड़ी कैंडल से, नेक्स्ट कैंडल भी ऐसे अपसाइड निकल गई और इसके नीचे स्पाइक अगर इसकी लो देखें तो छोटी सी ये लो थी और छोटी सी ये हाई थी, प्रीवियस कैंडल की जो हाई थी वो भी ऐसे छोटी सी थी। तो अगर अब इसकी गैप की बात की जाए तो गैप को कैसे मार्क करते हैं, पिछली कैंडल का हाई लेंगे और नेक्स्ट कैंडल का लो लेंगे। तो जब इन दोनों को हम इस तरह से पिक करके मार्क करते हैं तो ये फेयर वैल्यू गैप जो हमारा है वो काफी बड़ा बन जाता है। तो गैप है, बड़ा है या छोटा है। प्राइस अगर इस गैप में वापस आती है तो वो आपके यहाँ से भी इस तरह वापस निकल सकती है, ठीक है, थोड़ा नीचे आके भी वापस निकल सकती है, क्योंकि अब ये पूरा जोन बन चुका है प्रॉपर, प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है और मे बी के डाउन की डाउन ही निकल जाए। तो ये फेयर वैल्यू गैप बड़े छोटे भी बनते रहते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि जब प्राइस वापस कन्वर्ट कर ले अपने वॉल्यूम को, इस गैप से वापस जाके कन्वर्ट कर ले, देन आप वहां पे रिवर्सल ट्रेड करो। लेकिन अगर बड़ा गैप है आपकी, अगर यहाँ पे ट्रेड है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल नहीं रखना।
आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज करके चलना होता है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है आपका, तो अगर एक भी ऐसा स्टॉप लॉस हिट होता है बड़े वाला, तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके अकाउंट के कैपिटल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो के हवाले से अलग से वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, आप उनको प्रॉपर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे जो रिस्की ट्रेड माने जाते हैं, ऐसे बड़े वैल्यू और फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं उनमें, तो अगर ट्रेड करनी भी है तो हम लास्ट जो यहाँ पे लो होगा, जो रिजेक्शन प्राइस ने यहाँ पे दी होगी, हम सिंपल उसके नीचे थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से वापस आती, स्टॉप लॉस को हिट करती है, नीचे निकलती है, तो ओके, कोई इश्यू नहीं है। स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट का हिस्सा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, गोल्ड हमारे पास H1 का चार्ट है, फेयर वैल्यू गैप की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल निकाल के रखी हुई है। सिंपल प्राइस ऐसे डाउन से ऐसे अपसाइड जा रही थी, और जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस किया, स्टे करने के बाद प्राइस यहाँ पे छोटी कैंडल्स के बाद एकदम से अग्रेसिव मूव लेके अपसाइड में निकली, बड़ी कैंडल। तो ऐसी जब अग्रेसिव मूव हो, ठीक है, तो बीच में कुछ ऑर्डर बच जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये अग्रेसिव मूव था, तो इसके बीच में जब मार्केट अग्रेसिवली डाउन साइड गिरी, तो बीच में कुछ ऑर्डर बच जाते हैं, तो मार्केट ऐसे वापस जाकर उनको फिल करती है और अगेन नीचे आती है। लेकिन इसमें भी हमने काफी सारी चीजों को देखना होता है, ख्याल करना होता है। ऐसा नहीं कि हर दफा ही ऐसा होगा और हम हर दफा ही उस पर ट्रेड करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर इस पे भी काफी सारी इस FVG की भी और भी टाइप्स हैं जो बारीकी से हमें प्रैक्टिकल करनी होती हैं, सीखनी और समझनी होती हैं। फिर हमें मजीद पता चलता है कि किस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करनी है और किस पे नहीं करनी। एक तो ये चीज है, दूसरा हमने ट्रेंड की डायरेक्शन वाइज हमने ट्रेड करनी। अगर ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है ना, तो ये ट्रेंड की डायरेक्शन का है, मतलब प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रही थी, तो अप ट्रेंड में ही अग्रेसिव मूव देखने को मिला, प्राइस ऐसे अपसाइड ली गई, तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन की साइड ही FVG मिला, तो फिर हम उस पर ट्रेड करेंगे तो वो एक अच्छा वो माना जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट मिलता है, मतलब अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की बुलिश का आपको जो है ना मिलने के बजाय बेरिश का मिल जाता है FVG, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पे देखें कि प्राइस ने जो बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, अग्रेसिव कैंडल, एक लार्ज बॉडी, इसके पीछे जो छोटी कैंडल थी ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूं आप लोगों को और भी अच्छे से नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इस बड़ी अग्रेसिव या लार्ज बॉडी कैंडल के पीछे वाली जो कैंडल थी उसका हाई मार्क करना है हमने यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनती है, ठीक है, नेक्स्ट ये वाली कैंडल थी जहां तक ये लो मारती है, ठीक है, इसका लो मार्क करना है। तो इसके बीच में जो एरिया बच जाता है ना, इन दोनों के बीच में ये वाला कैंडल का जो एरिया बच जाता है, ये हमारा FVG कहलाता है, फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। मतलब ये एक गैप है, जो स्पीड से मार्केट निकली तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर बच गए जिनको मार्केट वापस आके एक्टिव कर सकती है, जो कि उस टाइम एक्टिव नहीं हुए थे। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि प्राइस जब आपके इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ आ रही हो ना, फेयर वैल्यू गैप की तरफ आ रही हो, तो वॉल्यूम इसकी तरह हाई नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह ये आप देख रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल्स मार्केट रेंगते हुए आपके इस गैप की तरफ आ रही है। तो जैसे ही इस गैप को मार्केट टच किया, उसके बाद प्राइस अपसाइड निकली, वेरी सिंपल। तो करना क्या होता है, पहले नंबर पे कैंडलस्टिक पैटर्न का हमने यूज करना है कि मार्केट हमारे जब इस फेयर वैल्यू गैप में आती है, हमारे एंट्री मॉडल FVG में आती है, कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है, उसके बाद अपसाइड में ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न को या तो आप प्रॉपर सीख ले, समझ लें, अदरवाइज मार्केट जब अपसाइड हाई वॉल्यूमली क्लोज कर दे, मैं आप लोगों के लिए आसान इसलिए कर रहा हूं कि कैंडलस्टिक की अगर बात की जाए तो काफी सारी कैंडल्स हैं, उनमें आप जो न्यू दोस्त हैं वो कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, किस कैंडल पे करनी ट्रेड, किस पे नहीं करनी, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए वेरी सिंपल कि मार्केट जब हाई वॉल्यूमली डाउन साइड का, अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि प्राइस ऐसे डाउन साइड आ रही थी, तो इस डाउन साइड वॉल्यूम को अपसाइड में कन्वर्ट कर ले, हाई वॉल्यूम आपको नजर आ जाए, एक अच्छी कैंडल नजर आ जाए, तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, सिंपल इसके नीचे हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपकी एंट्री है, कंफर्म एंट्री जो होती है वो यहाँ पे बनती है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपकी इस वीक के थोड़ा सा नीचे होगा, बेशक इसी फेयर वैल्यू गैप में है लेकिन इसके नीचे होगा। और जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो अगर सोचते हैं कि यहाँ पे लगाएं तो फिर इतना बड़ा गैप है और ट्रेड बन रही है, तो यहाँ पे वो ना ही करें ट्रेड, तो अच्छा है, क्योंकि वहां यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा बनता है। तो जैसा मैंने कहा कि फेयर वैल्यू गैप कहीं पे छोटे भी मिलते हैं, कहीं पे बड़े भी मिलते हैं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट किस तरह से आपको वो गैप्स देती है। तो यहाँ पे अगर देखें इस फेयर वैल्यू गैप की जो हमने ट्रेड यहाँ पे ली, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करने के बाद प्राइस यहाँ से ऐसे कैसे शार्प मूव लेके अप साइड में गई है। तो ये हमारे पास जो एंट्री मॉडल था फेयर वैल्यू गैप का था, इसकी लाइव एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिया। इसमें एंट्री मॉडल में भी आपने डायरेक्शन का ख्याल जरूर रखना है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे, अगर
अप ट्रेंड है ना यहाँ पे, तो आपको आपका मेजर अप ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए। अप ट्रेंड कंफर्म होने के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप जो मिलता है आपने उस पर ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी पहला ही स्विंग है, कोई स्विंग हाई लोज पहले ही कोई मिला और वहां पे आपको कोई गैप मिल गया, आपको एफवीजी मिल गया और आप वहां पे ट्रेड करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने क्या करना होता है, मार्केट जब ऐसे चल रही हो, आपका ये ट्रेंड कंफर्म हुआ, ट्रेंड कंफर्म होने के बाद मार्केट जब वापस आती है, आपका बीओएस करने के बाद मार्केट जब वापस आती है, यहाँ पे समझें कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर था। अगर इसको मैं प्रॉपर पूरा ड्रा करूंगा, मार्केट ऐसे अपसाइड से आ रही, तो ये आपका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट जो डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रही थी उसको मार्केट ने अब शिफ्ट किया है, एमएसएस हुआ, मार्केट शिफ्ट हुई। मजीद चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आप यहाँ पे वेट करोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वापिस आए, रिट्रेसमेंट करे, पुल बैक ले और फिर यहाँ से अग्रेसिवली ऐसे अपसाइड जाए, ठीक है, अग्रेसिवली यहाँ से प्राइस अगर अपसाइड ऐसे निकलती है और निकलने के बाद यहाँ पे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप एफवीजी मिल जाता है, ठीक है, इस एरिया में कोई गैप आपको मिलता है। तो नेक्स्ट जब प्राइस आपके इसी एरिया में दोबारा आती है, ठीक है, इस एरिया में प्राइस अगेन डाउन आती है, तो यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे। और सिंपल, अगर आप कहेंगे जी बस कहीं पे भी मिल गया, यहाँ पे मिल गया या यहाँ पे मिल गया, पीछे कहीं ट्रेंड अभी स्टार्ट ही हुआ था, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ और आपको अपसाइड का एफवीजी मिल गया, तो आपने उस एफवीजी पे ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेंड को कंफर्म होने के बाद, मतलब कि जब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए, देन मार्केट आपको एफवीजी दे, तो फिर इस एफवीजी पे आपने ट्रेड करनी है। ये चीज मस्ट है, आपने डायरेक्शन की फेवर में ट्रेड करनी, डायरेक्शन से हट के आपने ट्रेड नहीं करनी। गाइस, नेक्स्ट एंट्री मॉडल जो हमारे पास है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको पहले ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट्स सपोज के प्राइस ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा चलती है, स्टे करती है, ठीक है, स्टे करने के बाद एकदम से यहाँ से ऐसे अपसाइड निकलती है, अग्रेसिवली बड़ा मूव लेके अपसाइड में निकलती है। तो जहां से इसने बड़ा मूव लिया उसके पीछे जो छोटी कैंडल होती है ना, उसके हाई लोज को मार्क किया जाता है और वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर कैंडल्स की शक्ल में बताऊं कि प्राइस जो है फॉर एग्जांपल नीचे से आ रही थी और यहाँ पे प्राइस ने ऐसे एक दो छोटी कैंडल्स मतलब स्टे किया, बैलेंस किया और उसके बाद प्राइस ऐसे अग्रेसिवली अपसाइड लिख गई, हाई वॉल्यूम लेके अपसाइड गई। तो इस हाई वॉल्यूम के पीछे जो कैंडल है ना, छोटी वाली कैंडल है, ठीक है, उसकी हाई और लोज को हमने मार्क करना होता है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ, ये हमारे पास जो हाई एंड लोज है इनको हमने मार्क करना होता है, ये हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। एक तो बात ये है ना ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं, ये बता दूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी का तो थोड़ा सा कंसेप्ट फिर भी समझ आ जाएगा आपको कि जी थोड़ा बीच में गैप जो पड़ जाता है, मार्केट स्पीड से निकलती है, कुछ ऑर्डर बच जाते हैं। लेकिन अगर सप्लाई एंड डिमांड जोन की बात की जाए, ऑर्डर ब्लॉक की बात की जाए, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस नाम हैवी है इसके। ये असल में क्या है, ये असल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इसको आप सप्लाई है, अभी मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया ना, बताया पढ़ाया कि सप्लाई एंड डिमांड जोन, उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपका एक डिमांड जोन है, रिवर्सल डिमांड जोन है, नाम थोड़ा सा फैंसी हो गया ना, लेकिन उसके पहले मैंने क्या बताया कि ये आपका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। इसी को आप नया नाम दे दो ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका जी ऑर्डर ब्लॉक जोन है कि प्राइस यहाँ से एकदम से ऊपर निकली। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बस थोड़ा सा लॉजिक से उसके साथ बताए जाते हैं, कुछ टेक्निक एक्स्ट्रा बताई जाती हैं और उनके नाम जो है वो थोड़े से फैंसी रख दिए जाते हैं, जिनसे सुनने में बताने में अच्छे लगते हैं जी, वो एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बस ये है। अदरवाइज वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वही सप्लाई एंड डिमांड जोन है, वही जो है आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वही आपके ब्रेकर ब्लॉक है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल भी इसकी दिखा दूंगा क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे आज हमारा टॉपिक है, तो इसकी प्रॉपर सारी चीजों को देखेंगे। तो जैसे मार्केट ने यहाँ से अग्रेसिवली अपसाइडली हाई मूव लिया, बड़ा मूव, लार्ज कैंडल निकली, यहाँ पे 2-3 कैंडल्स का निकलना जरूरी है, एक कैंडल नहीं मानी जाएगी। मतलब पता चले कि हाँ यहाँ से मार्केट ने हाई वॉल्यूम मूव लिया, मतलब पता चले कि स्मार्ट मनी ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है। अब स्मार्ट मनी ट्रेडिंग क्या है, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, बड़े फंड्स, बड़ी कंपनियां, बैंक, तो वो जिस साइड ट्रेड करते हैं मार्केट उस साइड चलती है और अच्छा चलती है। तो ये बड़ा मूव उसी चीज की निशानदेही करता है कि प्राइस जो है जिधर जा रही है हाई वॉल्यूम से, अगर बड़ी बड़ी कैंडल से जा रही है, मतलब ये स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहे हैं। तो अब उसके पीछे जो एरिया होता है, अगर छोटी कोई कैंडल है तो वो एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा कि प्राइस यहां से उठी। तो इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है कि प्राइस जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आती है, ठीक है, आपके इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आती है, कुछ ऑर्डर आपके बच जाते हैं जो एक्टिव नहीं होते, या लिक्विडिटी
कंसेप्ट है वो अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से, तो थोड़ा सा आपको फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका जिक्र कर लेते हैं कि जो लिक्विडिटी होती है वो मजीद लिक्विडिटी लेने के लिए ऑर्डर ब्लॉक में वापस मार्केट जो है ऐसे आती है। तो जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक में वापस आती है, अगेन हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करते हैं। और रिवर्सल ट्रेड के लिए वही सिंपल, या तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक जोन से बाहर निकलते, हाई वॉल्यूम से निकले तो हम यहाँ पे ट्रेड पिक करेंगे, या कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत अपनी ट्रेड को पहले ही पिक कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब मार्केट इस जोन से निकल जाए, अपसाइड वॉल्यूम को कन्वर्ट कर ले, डाउन साइड वॉल्यूम जो इस तरह आ रहा था इसको अपसाइडली कन्वर्ट कर ले, तो फिर उस पर हम ट्रेड करेंगे और सिंपल इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा। और अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से, वही सिंपल अभी जो मैं आपको वहां पे बता के आया हूँ, अभी ये इसी चार्ट पे एक एग्जांपल मैंने दी थी आप लोगों को। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे कि प्राइस यहाँ पे ये बैलेंस था ना, बैलेंस एरिया था, मतलब छोटा छोटा चल रही थी, साइड जोन में चल रही थी। तो जैसे यहाँ से अग्रेसिव वॉल्यूम लेके निकली अपसाइड में, अगेन मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए वापस आती है, तो आप क्या करोगे, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, जो प्रीवियस आपकी कैंडल थी उसके हाई एंड लो को आप मार्क करोगे। इस बड़ी कैंडल के पीछे ये वाली जो छोटी कैंडल थी, इसके हाई एंड लो को मार्क करोगे आप। तो जब इनको मार्क करोगे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहा जाएगा। इसको आप कहेंगे कि जी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से प्राइस वॉल्यूम को कन्वर्ट करके अपसाइड निकलती है, तो आप उस पर सिंपल ट्रेड करोगे और मार्केट अपसाइड। ये इसमें कोई ऐसा बड़ा लॉजिक वाला सिस्टम नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से ड्रॉ करूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से अगर इस एरिया को ड्रॉ किया जाए, तो लो जी ये हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। ये पूरे का पूरा ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। एज ए सपोर्ट और किसमें, ट्रेंड की फेवर में है कि मार्केट में अप का ट्रेंड है, और यहाँ पे आपके ट्रेंड में हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट हाई वॉल्यूम से निकली, वापस आ रही, रिटेस्ट कर रही। हम इसको कहते हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके वापस निकल गई। लेकिन वहां पे क्या है जी, ऑर्डर ब्लॉक, बस यही है इसका, और इसमें ज्यादा वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रेकर ब्लॉक। ये थोड़ा सा समझने वाला है। जिस तरह मैं ब्रेकर ब्लॉक को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो ऐसे यहाँ पे जो सिनेरियो बना हुआ है ना, यही आपको बताऊंगा, फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लेना कि क्या है यहाँ प्राइस एक्शन का और स्मार्ट मनी का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे देखें कि प्राइस ऐसे अपसाइड गई, वापिस आई, फिर ऊपर गई और आके आपके रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, उसी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया और अगेन आ गई। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इस पहले बात तो ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, मींस CH चौच चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जैसे ये वाला ट्रेंड ब्रेक हुआ, अब ट्रेंड था, मार्केट ने इसे डाउन साइड ब्रेक किया हाई वॉल्यूम से, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी के मार्केट जब यहाँ से उठी अप साइड गई, तो ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। मार्केट में जब ये अप ट्रेंड था, मार्केट यहां से अपसाइड गई, तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया था। जैसे ये डाउन साइड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट ने इसे यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बना। मार्केट यहां से रेजिस्ट हुई और डाउन साइड निकल गई। मतलब हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये वाला जो एरिया है, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर थी, यहां से सपोर्ट ले रही थी, मार्केट यहां से अपसाइड गई, ये हमारा सपोर्ट एरिया था। जैसे मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आके मार्केट ने हमारे सपोर्ट एरिया को किया ब्रेक करने के बाद वापस जब यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो ये सपोर्ट हमारी बन गई रेजिस्टेंस, और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट किया और यहाँ से डाउन साइड। ये प्राइस एक्शन का है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अगर बात करें ब्रेकर ब्लॉक की, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी मैं आपको डिटेल में बता दूं। ब्रेकर ब्लॉक उसको कहते हैं जी, मार्केट में जो आपका ऑर्डर ब्लॉक एक हो और वो हो जाए फेल होने के बाद जब मार्केट उसी प्राइस जोन में वापस जाती है, तो उसको हम कहते हैं जी ब्रेकर ब्लॉक। वेरी सिंपल, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। मतलब जब मार्केट यहां से अपसाइड उठी, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, अग्रेसिव वॉल्यूम लेके मार्केट अपसाइड गई, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने वापस आके कर दिया ब्रेक, ठीक है, डाउन साइड में ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब प्राइस ने इसे वापस जाके रिटेस्ट किया इसी एरिया को, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना। ब्रेक होने के बाद ही ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो इसी ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिवर्सल एंट्री दी और मार्केट नीचे आ गई। तो वेरी सिंपल, अगर हम ऐसे नहीं कहते, हम कह देते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि मार्केट ने पहले यहां से सपोर्ट ली, अप ट्रेंड था, मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट ली, मार्केट जो है यहां से अपसाइड गई। इसी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जब इसको रिटेस्ट करने गई, तो ये रेजिस्टेंस एरिया बना, मार्केट ने इसे रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट किया और डाउन साइड आ गई। लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, तो ये है जी ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। और ब्रेकर ब्लॉक की आप सिंपल यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करते हो। कैसे करते हो, थोड़ा सा जूम इन करता हूं। तो जैसे मार्केट आपके ब्रेकर ब्लॉक पे आती है,
चीजें दो हैं यहाँ पे। अगर आप साथ में वेट करते हो इस CHOCH मतलब के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप वेट करते हो कि मार्केट जो है वो आपको बॉस करे, मतलब BOS करे, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिला, ये इंटरनल माना जाएगा। ये जो BOS तो मिला है, ठीक है, यहाँ पे बस इसमें थोड़ी सी चीजें यही है कि ये इंटरनल माना जाएगा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग लिया और वापस आ गई। स्विंग असल में होता क्या, थोड़ा सा मैं ये भी आपको यहाँ पे बताता चलो। कोई भी आपकी ऐसी वेव अप या डाउन साइड की, यहाँ पे डाउन साइड है तो डाउन साइड की बात कर ले। लेट्स सपोज प्राइस ने यहाँ पे आपको ये एक वेव दी डाउन साइड में, तो नेक्स्ट प्राइस अगर ऊपर उठती है तो आप कहते हो जी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मेरा लास्ट लो बन गया। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ये लास्ट लो कब बनेगा, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, इंटरनल की बात नहीं कर रहा। ये लास्ट एरिया तब बनेगा, लास्ट लो तब बनेगा जब मार्केट आपके इस इंपल्सिव वेव को कम से कम मिनिमम 40% तक रिट्रेस कर ले, वापस चली जाए 40% तक। सपोज के प्राइस अगर आपके इसी एरिया से वापस जाती है मिनिमम 40, अदरवाइज 50-60% तक रिट्रेसमेंट ले ले और वापस जब आ रही हो, तब आपका ये वाला जो एरिया है ये आपका एक्सटर्नल लो माना जाएगा। इसका ब्रेक जो होगा वो उसको आप कह सकते हो कि ये बॉस हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये छोटे छोटे यहाँ पे जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं, इनको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। तो आप क्या करोगे, सिंपल अगर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक की बात की जाए तो आप वेट करोगे किस चीज का, कि मार्केट आपके इस एरिया को बॉस करे, मतलब इस लास्ट लो को ब्रेक करे, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी ग्रिप बन जाती है, आप ट्रेड करते हो, प्रैक्टिस करते हो और ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और ये सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मजीद अच्छे तरीके से पढ़ते हो। इस पे इंशाल्लाह मजीद वीडियोस बनाएंगे स्मार्ट मनी के हवाले से, और भी काफी सारी चीजें हैं। चीजें वही है प्राइस एक्शन की, लेकिन थोड़ा सा एडवांस फॉर्म उनको दिया गया, तो दोस्तों की रिक्वायरमेंट है। कुछ दोस्तों ने कहा था हमें स्मार्ट मनी पे चीजें सिखाने को, बताने को, तो उनके कहने पे हम जो है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को प्रॉपर जो है शेयर कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। कुछ हमने चीजों को देखा, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो फीस वगैरह नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो है वो स्मार्ट मनी का कंसेप्ट जो है उसकी वीडियोस वगैरह बनाई है। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्री की चीजें लोगों को हजम नहीं होती, तो जो पैसे दे के सीखना चाहे हमसे या किसी और से, तो वो पैसे दे के सीख ले। बात वही है, पैसे दे के सीखेंगे, फ्री में सीखेंगे, चीजें वही है। यहाँ पे देखें कि जब मार्केट आपके इस ब्रेकर ब्लॉक पे आई तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे, सिंपल पहली बात, ठीक है। तो जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा मिलता है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे अपना और यहाँ पे ट्रेड ओपन करोगे। अगर यहाँ पे नहीं करते तो आप वॉल्यूम के कन्वर्ट होने का वेट करोगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा कन्वर्ट हो नहीं रहा, तो उसके लिए आप वेट यही करोगे कि प्राइस जो है वो आपके इस लास्ट लो को ब्रेक करे, आपको BOS मिले, BOS के बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन चीजें वही हैं, आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आपका ब्रेकर ब्लॉक है, आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन है, आपका फेयर वैल्यू गैप है, वो सारी चीजें प्राइस एक्शन ही है। वो स्मार्ट मनी का कंसेप्ट और प्राइस एक्शन दोनों सेम ही है। तो ये था हमारा ब्रेकर ब्लॉक। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग उस पे ग्रिप बनाओ, उस पे फोकस करो, वो लॉजिक समझने बहुत जरूरी है, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम। उनकी क्या वैल्यूज होती हैं वो बहुत जरूरी है, और उनके ऊपर प्रॉपर क्लासेस चल भी रही हैं। अगर आप वो क्लासेस में ऐड होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। मतलब जो लो टाइम फ्रेम हमारे होते हैं, हाई हिट रेट होता है, लो क्वालिटी होती है और लो ही रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। लेकिन जो हाई टाइम फ्रेम होते हैं, लो हिट रेट होता है, हाई क्वालिटी होती है और हाई रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। मतलब कि हायर टाइम फ्रेम के जो हमारे पैटर्न्स हैं वो बनते स्लो हैं, कम बनते हैं, थोड़े देर से बनते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है और रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा होता है। इसी तरह अगर लो टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, तो उनपे पैटर्न्स वगैरह हमारे जो एंट्री मॉडल्स हैं वो जल्दी मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी लो होती है और रिस्क रिवार्ड रेशो भी लो होता है। तो इन चीजों का हमने साथ में ख्याल रखना होता है। हमने हायर टाइम फ्रेम के जो एक्सटर्नल लेवल्स होते हैं उन पे नजर रखनी होती है, उन पे ट्रेड करनी होती है, लेकिन साथ में लोअर टाइम फ्रेम के लॉजिक्स को भी समझना होता है। मजीद ट्रेड की कंफर्मेशन जो है वो हमारी लोअर टाइम फ्रेम से हमने करनी होती है और उस पर हम सिंपल ट्रेड करते हैं। तो इसके लिए काफी प्रैक्टिस और काफी मेहनत की जरूरत है। तो जी आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, ठीक है, BOS क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल्स, वीक लेवल्स, स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या होते हैं, और साथ हमने 4 मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सीखा है, जिनमें सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है। तो ये हमने जो है ना 3-4 मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखी है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो हमारी होगी लिक्विडिटी स्वीप पे,
मतलब जिससे हम एसएल हिंटिंग से बच सकें। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है, किस तरह हम इससे बच सकते हैं और मजीद हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे यूनिक बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं, अपनी रिस्क रिवार्ड रेशो को मजीद कैसे हाई कर सकते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आज हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, सीखा, समझा। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।